तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हो आपका हिंदी का एग्जाम 22 फरवरी को है। तो उसके लिए जो 20 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ना, सब 2023 में पूछा गया वही प्रश्न करवा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरे बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है ऐसे प्रश्न मतलब फिर से आ जाए, ठीक है ना। तो पूरा जितना भी प्रश्न आज करवाऊंगा ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना। कॉपी में नोट कर लो, याद भी कर लो, छपेगा बाबू, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, पहल का प्रश्न आपका है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। मतलब गुनाहों के देवता क्या है? एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, उपन्यास, ठीक है ना। गुनाहों का देवता क्या है? उपन्यास है, ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है कि गुनाहों का देवता मतलब किसके द्वारा रचना किया गया। तो कवि का यहाँ पर देखो लेखक है धर्मवीर भारती, उपन्यासकार कौन है? धर्मवीर भारती, ठीक है ना। तो धर्मवीर भारती, तो गुनाहों का देवता तो धर्मवीर भारती, ठीक है ना। ऐसे आप लोग याद करते रहिए, ठीक है ना। गुनाहों का देवता उपन्यास है किनका है? धर्मवीर भारती का, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक थे, मतलब हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रेमचंद्र थे, मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है ना। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र। कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में, ठीक है ना। 1930 में, मतलब देखो 1930 में स्टार्ट हुआ था। 1930 में स्टार्ट हुआ, क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हंस पत्रिका का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1930 में। अगला प्रश्न देखो बाबू, यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है, कलम का सिपाही की विद्या है। मतलब कलम का सिपाही क्या है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी या आत्मकथा? तो जीवनी है, ठीक है ना। किनकी जीवनी है? तो प्रेमचंद्र का जीवनी है, ठीक है ना। जीवनी है प्रेमचंद्र, लेकिन इसका मतलब किसके द्वारा रचना किया गया है? तो अमृत राय, ठीक है ना। तो अमृत राय, तो कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो अमृत राय। किनकी जीवनी है, मतलब किसके जीवन के बारे में लिखा गया है? तो प्रेमचंद्र के जीवन के बारे में, ठीक है ना। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखा गया है। जीवनी किनका है? प्रेमचंद्र का, ठीक है ना। जीवनी किनका है? प्रेमचंद्र का, ठीक है ना। ऐसे ही याद करते रहिए। आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न देखो यहाँ पर अगला, ठीक है ना। अगला है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो लहरों के राजहंस के लेखक है मोहन राकेश, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। लहरों का राजहंस से क्या है? नाटक है। किनका नाटक है? मोहन राकेश का नाटक है, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद से बाबू यहाँ पर देख लो, ठीक है ना। अगर हिंदी का पेपर दोगे 22 फरवरी को तो इनका तो जीवन परिचय याद करके जाना, ठीक है ना। ये जो बुढ़ऊ है ना, 5 नंबर आपको दिलवाएंगे। ये कौन सा है? मतलब जीवन परिचय में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये कौन है सबसे पहले ये बताऊं, ठीक है ना। तो यह है आपका जयशंकर प्रसाद। कौन है? ये जयशंकर प्रसाद है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद के तुम लोग जीवन परिचय याद कर लेना, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद क्या है। उसके बाद से अगला देखिए बाबू, यहाँ पे ये रहा है जयशंकर प्रसाद। इसका जीवन परिचय मैं बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में, तुरंत याद हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र लेखक है, मतलब किस युग के लेखक है? तो भारतेंदु युग के, ठीक है ना। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक है? तो भारतेंदु युग के लेखक है, ठीक है ना। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग के, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो युग को समझने के लिए ना सबसे पहले इसको आपको बढ़िया समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला जो मैंने चार्ट लेकर आया हूँ ना, इसको आपको बढ़िया समझना पड़ेगा। अगर युग समझना है तो इसको समझ लेना बढ़िया से, ठीक है ना। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। अगर युग समझना है तो इसको बढ़िया समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आ गया, देखो बाबू यहाँ पे सबसे पहले हिंदी पद साहित्य। तो हिंदी पद साहित्य ध्यान से देख लो, इसे कॉपी में नोट भी कर लेना। तो हिंदी पद साहित्य है, हिंदी पद साहित्य है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। सबसे पहले आदिकाल, 1 नंबर पर आदिकाल दिख रहा है, ठीक है ना। 1 नंबर पर यहाँ पर दिख रहा है आदिकाल। उसके बाद से भक्ति काल, उसके बाद से रीति काल, उसके बाद से आधुनिक काल, ठीक है ना। उसके बाद समय सीमा भी पूछा जाता है। तो आदिकाल मतलब कब से कब तक? 743 ईस्वी से लेकर 1343, 743 से लेकर 1343 आदिकाल की समय सीमा है। उसके बाद से भक्ति काल 1343 से लेकर 1643, भक्ति काल कब? 1343 से लेकर 1643। ऐसे ही अगला हो जाएगा रीतिकाल। तो रीतिकाल कब है? 1643 से लेकर 1843, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो, इस समय जो है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1843 से लेकर अब तक, ठीक है ना। जो हमारा आधुनिक काल है, आधुनिक काल को देखो यहाँ पे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। आधुनिक काल को अलग अलग वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले भारतेंदु युग हो गया,
द्विवेदी युग हो गया, छयवादी युग हो गया, प्रगतिवादी युग हो गया, नई कविता युग हो गया, ठीक है ना। तो इसी में से जो युग है भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, यही पूछा था, ठीक है। आगे मैं इसे बढ़िया सब अभी समझा दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया? प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग, ठीक है ना। किनके? भारतेंदु युग के, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद से एक और चित्र मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए, इनको भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। दिख रहा है ना, देख लीजिए ध्यान से। मूछ इनका बहुत ही उड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये देख रहे हो ना कितना उड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मूछ इनका बहुत, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनका भी जीवन परिचय आपको याद करना पड़ेगा। तो इनका जीवन परिचय मतलब कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल। ये कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, उसके बाद से ये जो है ये वाले, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद, दोनों का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। ये दोनों मतलब कि रामचंद्र शुक्ल, ये रामचंद्र शुक्ल है, चश्मा वाले रामचंद्र शुक्ल है, ये वाले कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है ना। दोनों का जीवन परिचय आपको क्या करना है? याद कर लेना है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आ जाते हैं, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देख लो, आगे बोला है, ठीक है ना, हाथ से रस का स्थायी भाव है। तो हाथ से रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास। तो हाथ से रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वह अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार होता है। जहां समानता दिखाया जाएगा वहां पर उपमा अलंकार होगा, ठीक है। अब देखो, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में बाबू 24 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 24 को मात्रा होती है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, याद कर लो, ठीक है ना। यह कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है, मतलब प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बराबर है 24 को, तो सममात्रिक छंद, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, मतलब अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग में क्या होता है? आगे जुड़ता है, ठीक है ना। तो उपसर्ग मतलब आगे, तो अनु हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब याद करते रहिए। अनुग्रह में कौन सा हो जाएगा? अनु। अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अनु उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बाबू यहाँ पे आगे देखते रहिए। इसमें बोला है अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अधिग्रहण में, तो अधिग्रहण में अधि हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही है। अधिग्रहण में क्या हो जाएगा? अधि। अधिग्रहण में कौन सा? अधि, ठीक है ना। अरे अधि से और कौन कौन शब्द बन जाएगा? जैसे अधिराज हो जाएगा, अधिपति हो जाएगा, ठीक है ना। तो अधिराज में भी कौन सा उपसर्ग है? अधि है। अधिपति में कौन सा उपसर्ग है? अधि है, ठीक है ना। ये सब याद करते रहिए। पढ़ते बोला है बाबू, पढ़ते के कितने भेद होते हैं? तब पढ़ते के 2 भेद होते हैं। पढ़ते कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहले विभक्ति पढ़ते हैं, उसके बाद से व्युत्पन्न पढ़ते हैं, ठीक है ना। पढ़ते कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पढ़ते 2 प्रकार के होते हैं, विभक्ति पढ़ते हो जाएगा, व्युत्पन्न पढ़ते हैं। तो पढ़ते कितने प्रकार के हो जाएंगे? विभक्ति पढ़ते हैं, उसके बाद से व्युत्पन्न पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? मतलब 3 रंग, मतलब तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह, तो मतलब इसमें 3 रंग हो, तो 3 आ गया ना, तो 3 मतलब गिनती वाला अंक आ गया। तो गिनती वाला जैसे ही आ गया उसमें से कौन सा? द्विगु समास होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझ लेना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हमें लगता है, ठीक है। संधि लड़कों को जल्दी समझ नहीं आता है, तो देखो यहाँ पे समझ आएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो देखो बाबू, जब भी बीच में य और व दिखे, बीच में य दिखे और व दिखे, ठीक है ना, और इसके आगे वाला जो भी व्यंजन होगा, जो भी अक्षर होगा, अगर वह आधा होगा, जैसे यहाँ पर तो आधा है, तो इसमें यण संधि होता है, ठीक है ना। कौन सा? यण संधि। तो प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है।